हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो एमओटी की सीरीज चला रखी थी, एमओटी फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें हम लोगों ने बात की थी होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के बारे में। यानी एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे थे होमोन्यूक्लियर, जैसे H2, B2, बोरॉन, कार्बन, इन सभी मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि इनके एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे होते हैं और इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस तरह से पाई जाती है, कितना बॉन्ड ऑर्डर इनमें होता है। उसी सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं CO मॉलिक्यूल्स के बारे में, जो कि हीट्रो मॉलिक्यूलर यानी हीट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें हम लोग देखें तो CO मॉलिक्यूल्स पहले हम लोगों ने बात की थी जिसमें दोनों एटम्स सेम थे। अब इसमें दोनों एटम्स अलग अलग है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं अकॉर्डिंग टू एमओटी, आज हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। इसके साथ हम लोग बात करेंगे एनो मॉलिक्यूल्स यानी नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में भी, जिसमें भी एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं CO मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर हम लोग CO मॉलिक्यूल्स की बात करें, देखो नॉर्मली जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, पाई 2px, 2py, और इस तरह से हमारे एनर्जी लेवल्स जो ऑर्बिटल्स हैं वो चलते हैं। अगर हम लोग यहाँ देखें तो देखो कार्बन को हम लोगों ने लिखा है लेफ्ट साइड में, यानी ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, और यहाँ पर हम लोगों ने लिया है ऑक्सीजन के लिए, यानी ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमने लिया है 1s2, 2s2 एंड 2p4। यानी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2 एंड 2p4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ऐसे ही कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1s2, 2s2 एंड 2p2, यानी p ऑर्बिटल्स में यहाँ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी, अगर सिंपलेस्ट थ्योरी को ध्यान रखते हुए हम लोग चलें तो हमारे लिए एनर्जी लेवल डायग्राम इस तरह से होंगे। यानी सबसे पहले 1s2 और 1s2 कार्बन के तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर सिग्मा 1s में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स चल जाएंगे सिग्मा स्टार 1s में। यहाँ 2s2 एंड 2s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए सिग्मा 2s, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए सिग्मा स्टार 2s, यानी 2 तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में आ रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें 2p4 और 2p2 विन्यास के बारे में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखें तो सीधी सी बात है, तीनों जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है सिग्मा और पाई, उनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। होना तो यही चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है वो भी अभी समझते हैं, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स हम लोग बना रहे हैं उसमें ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल हमें थोड़ा कम रखना है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसलिए इसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा इस कार्बन के एनर्जी लेवल से डाउन रखना है। इसी तरीके से सभी में हम लोग रखते हुए चलते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ऑक्सीजन वाले जो CO मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ऑक्सीजन के एनर्जी लेवल डायग्राम्स थोड़े से कम एनर्जी के होने चाहिए कार्बन के एनर्जी से। आगे हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ होना तो इस तरह से चाहिए था, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जब इसकी प्रैक्टिकली वैल्यू हम लोगों ने देखी, प्रैक्टिकली वैल्यू यानी 2 तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी स्टडी की गई। एक तो है CO मॉलिक्यूल, और एक स्टडी की गई अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ये आयन बन जाएगा, उस आयन की स्ट्रक्चर और उस आयन में बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, दोनों के बारे में स्टडी की गई। तो यहाँ हम लोगों ने पाया कि CO मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है C और O के बीच में 1.128 एंगस्ट्रॉम, और अगर CO पॉजिटिव आयन की बात करें तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ आती है 1.115 एंगस्ट्रॉम। अब सिंपल सी बात है, बॉन्ड लेंथ कम है यानी बॉन्ड छोटा है, और छोटा बॉन्ड है तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। सेम चीज बड़ा बॉन्ड है थोड़ा सा, तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी। यानी हम लोगों ने देखा जब छोटी सी किसी लकड़ी को तोड़ते हैं हम लोग बड़ा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन अगर किसी बड़े डंडे को, जैसे गन्ना तोड़ते हैं, आप लोग गन्ना खाते हैं बहुत आराम से, एक पैर के लगाए और गन्ना टूट जाता है अगर बड़ा गन्ना है तो। अगर छोटे गन्ने की बात करें तो बड़ी दिक्कत आती है तोड़ने में। सेम चीज, बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, कंपेरिजन में कम एनर्जी हमें यूज़ करनी पड़ेगी।
तो इसका मतलब बॉन्ड, तो ये बॉन्ड लेंथ कम हुई, तो इसको तोड़ने के लिए अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रांग है। अगर बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ी कम एनर्जी चाहिए, तो इसकी तुलना में, इसके कंपैरिजन में ये बॉन्ड थोड़ा वीक है। अब बॉन्ड वीक है कैसे? अब सीधी सी बात देखो, अगर बॉन्ड स्ट्रांग आ रहा है CO पॉजिटिव आयन के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसकी तुलना में ज्यादा स्टेबल भी हो गया, ज्यादा देर तक टिक सकता है, तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इस कंडीशन में देखें तो CO पॉजिटिव स्टेबल ज्यादा है किसकी तुलना में? CO की मॉलिक्यूल की तुलना में। अगर स्टेबल ज्यादा है तो हम लोग यहां से देखें तो देखो 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और अब हमारे पास जो 6 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो सभी आए हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, यानी BMOs में सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब BMOs में से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, BMO में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, हमने पिछले वीडियो में बड़े अच्छे से डिस्कस किया है। तो BMO में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो हमें, तो यहाँ कंडीशन तो ये कह रही है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा BMO में से। अब BMO में इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा CO मॉलिक्यूल में से और CO पॉजिटिव बनेगा, तो इसका मतलब हुआ स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। लेकिन स्टेबिलिटी हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो ऐसा देखा गया है कि ये जो कंडीशन आती है, प्रैक्टिकली स्टडी की गई चीजों को, तो ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन BMO में से ना निकल करके AMO में से निकलता है, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि AMO में जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतने स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो AMO में इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां देखा जाए तो AMO में लास्ट में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो थोड़ा सा करेक्शन इसके जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें किया गया। अब करेक्शन क्या किया गया? करेक्शन ये किया गया कि अगर यही पॉसिबिलिटी बनती है, अगर यही पॉसिबिलिटी बनती है तो एनर्जी, मतलब CO पॉजिटिव आयन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो रही है और तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो भैया सीधी बात है कि इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो किस में से निकलेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से निकलेगा। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने कर दिया। कैसे? ये जो पॉसिबिलिटी आ रही है ये तभी पॉसिबल है, ठीक है, सिग्मा 1s में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा स्टार 2s में ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो वैलेंस शेल, इसकी संयोजकता कोश है वो कौन सा है? 2, यानी दूसरा जो कोश है वो संयोजकता कोश है। तो यहाँ पर आखिरी कोश तो यही है, इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोश आखिरी यानी संयोजकता कोश है हमारे पास दूसरा वाला, यानी इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो वो AMO में से निकलना चाहिए। तो ये स्टडी की गई कि इसमें CO मॉलिक्यूल में जब सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ सिग्मा 2pz और पाई 2px और पाई 2py इन दोनों की एनर्जी से भी ज्यादा हो जाती है। इस कंडीशन में अब अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा यहां सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल से। तो यहां सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी सिग्मा 2pz, पाई 2px और पाई 2py से भी ज्यादा होती है। प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है। तो AMO में से अब इलेक्ट्रॉन निकलना है तभी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो AMO में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है AMO में इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। इसलिए CO जो मॉलिक्यूल है उसका एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p2 तो कार्बन के लिए हो गया। एनर्जी का लेवल थोड़ा सा ऑक्सीजन का हम लोगों ने कम रखा है और कम ही रखना है। ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p4, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी BMO और AMO फुल हो गए फर्स्ट जो शेल है उसके लिए। उसके बाद सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 2pz, पाई 2px एंड पाई 2py में, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? सिग्मा 2pz, ये सिग्मा 2s ऑर्बिटल में।
सॉरी सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल में, तो एनर्जी ज़्यादा हो गई। अब प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली वैल्यूज जो हैं वो बिल्कुल ही मैच कर जाती हैं, और इस तरह से CO मॉलिक्यूल जो होता है उसका एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। तो अगर इसके लिए हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो भरे गए हैं वो भरे गए हैं हमारे पास। अगर इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग बात करें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे गए? सिग्मा 1s में। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख रहे हैं तो वहां सबसे पहले सिग्मा 1s में हमारे पास आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। आगे इलेक्ट्रॉन्स भरे गए सिग्मा स्टार 2s में, यानी सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स भरे गए सिग्मा 2s ऑर्बिटल में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? सिग्मा 2pz ऑर्बिटल, यानी सिग्मा 2pz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2। उसके बाद पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद पाई 2py ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स किस में भर रहे हैं हम लोग? सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल में हमारे पास हम लोगों ने भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है CO मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, यानी बंध क्रम क्या है इसका, तो देखो इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये संयोजकता कोश होता नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, यानी NB माइनस NA बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, 2, 4, 6 एंड 8, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ रहे हैं 8 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 2। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आता है 3। CO मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड होते हैं, यानी ऑक्सीजन जो है वो एक लोन पेयर भी देता है कार्बन को और बॉन्ड बनाता है। तो अगर CO की स्ट्रक्चर भी हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कार्बन का 1s2, 2s2 एंड 2p2। एक 2p ऑर्बिटल यहाँ हमारे पास खाली है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p4 तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन के पास जो वैलेंस शेल है उसमें 2 लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें तो CO मॉलिक्यूल्स में कार्बन और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड तो बनाता ही, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिए, ठीक है, 2 बॉन्ड तो बनाएगा ही, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, ठीक है, बड़ी आसानी से 2 बॉन्ड बन गए। एक लोन पेयर यहाँ पर कार्बन के पास रहता है और एक जो ऑर्बिटल है वो बिल्कुल वेकेंट होता है। तो यानी लोन पेयर यहाँ किसके पास है? कार्बन के पास भी है, और 2 लोन पेयर यहाँ ऑक्सीजन के पास भी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है? एक लोन पेयर को कार्बन के जो वेकेंट ऑर्बिटल है उसमें दे देता है। अब इस कंडीशन में ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के पास एक एक लोन पेयर रहता है, और इस बॉन्ड को हम लोग इस तरह से शो करते हैं CO मॉलिक्यूल को। तो यहाँ CO मॉलिक्यूल के लिए एक लोन पेयर ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ आता है, एक लोन पेयर कार्बन के पास रहता है, एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होता है। इस तरह से बॉन्डिंग होती है CO मॉलिक्यूल में, जैसा कि हम लोग MOT में अच्छे से देख सकते हैं। अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए, यानी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो हम लोग बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं कि CO मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, पिछला वीडियो जरूर देखिए आप लोग, वहाँ पर हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन निकालने के ट्रिक्स के बारे में स्टडी की है, जो हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप लोग जरूर देखिए उस वीडियो को, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें हाइब्रिडाइजेशन में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp। इस तरह से CO मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात करें तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ रहा है 3। और यहाँ अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होती है CO मॉलिक्यूल्स के लिए, तो देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक भी हमें नहीं दिख रहे हैं, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो अकॉर्डिंग टू MOT थ्योरी डायमैग्नेटिक है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका मतलब इसका नेचर है यहाँ डायमैग्नेटिक। इस तरह से MOT थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग CO मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद करूं बड़े अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। अगर समझ में आ ही रही हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम लोग बात करते हैं NO मॉलिक्यूल्स के बारे में, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में।
देखो यहाँ पर कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल पैटर्न है। बस ये ध्यान रखना है यहाँ भी नाइट्रोजन से थोड़ा सा कम एनर्जी लेवल हमें ऑक्सीजन का रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। ये ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 1s2 2s2 2p4। ये हम लोगों ने नाइट्रोजन के लिए 1s2 2s2 एंड 2p3। टोटल इलेक्ट्रॉन आने हैं, देखो 1s कंप्लीटली फिल है, तो बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर चुके हैं। इसके बाद 2s2 एंड 2s2 यानी वही 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो 2s सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s यानी BMO और AMO में भरे जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें p ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं सिग्मा 2pz ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन पाई 2px और 2 इलेक्ट्रॉन पाई 2py। जब ये फुलफिल हो चुके होंगे तो अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अब हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजना पड़ेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहां पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग यहाँ बात करें तो देखो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसी के बाद सिग्मा स्टार 1s में भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद हम लोग देखें तो सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद सिग्मा स्टार 2s में भी हमारे पास आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सिग्मा 2pz ऑर्बिटल में, यानी सिग्मा 2pz में हमारे पास जा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स और पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है पाई स्टार 2px में। इस तरह से हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं एनो मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर यहां पर बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 6 और 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स तो आते हैं बॉन्डिंग में। यानी बॉन्ड ऑर्डर की बात करें हम लोग तो ये आ जाते हैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में यहाँ आ रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी सिग्मा स्टार में 2 और 2p ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और टोटल हो गया यहाँ पर 5/2 इक्वल्स टू 2.5। अभी 2.5 का कौन सा नियम आ गया, या तो 3 होता या 2 होता। आधा बॉन्ड कैसे बन गया, आधा बॉन्ड ऐसे बना है कि 2 बॉन्ड तो कंप्लीटली अच्छे से बनेंगे, 1 बॉन्ड बड़ा ही वीक बनता है। तो एनो मॉलिक्यूल में 1 बॉन्ड बड़ा ही वीक होता है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है एक, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें हो जाएगी, और वो पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय नेचर का हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। इस तरह से एनो मॉलिक्यूल्स को भी हम लोग बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, यानी सीओ मॉलिक्यूल हम लोगों ने समझा, एनो मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोगों ने समझा। तो एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरह से होंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी, सभी हम लोग एमओटी थ्योरी से बड़े अच्छे से पता लगा सकते हैं। अब अगर बात की जाए कुछ आयंस की, जैसे अगर एनो के लिए अगर आयंस की बात की जाए तो देखो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एनो में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो उसमें जा रहा है, यानी पाई स्टार 2px में। तो अगर स्टेबिलिटी देखें किसी आयंस की, यानी एक तो मान लीजिए एनो पॉजिटिव आयन है, एक हमारे पास एनो है, और एक एनो नेगेटिव भी मान लीजिए। अगर कोई आयन इस तरह से हो और स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करें कि कौन सा मच स्ट्रॉन्गर देन द अदर या मच स्टेबल देन द अदर, तो यहाँ पर देखो अगर एनो पॉजिटिव की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन एनो मॉलिक्यूल में से बाहर निकला है, 1 इलेक्ट्रॉन एनो मॉलिक्यूल में बाहर निकला है। तो हमें पता है, हम लोग समझते हैं, हम लोगों ने पूरी एमओटी थ्योरी को समझा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से। तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, यानी एनो पॉजिटिव में हम लोग देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में से बाहर निकल गया, यानी एंटी बॉन्डिंग एएमओ में यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, एनो पॉजिटिव। अगर एनो की बात करें तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है, और हमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझाया कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। अगर बीएमओ में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है।
तो यहाँ एनो मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है, यानी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर एनो नेगेटिव की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ेगा, यहाँ तो जगह है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा फिर एंटी बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा है मतलब स्टेबिलिटी फिर से कम हो गई, यानी सबसे कम स्टेबल होगा इन तीनों में से एनो नेगेटिव। ये एनो मॉलिक्यूल के लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो इस तरह से एमओटी सीरीज हम लोगों की कंप्लीट होती है और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के बहुत ही अच्छे से एमओटी थ्योरी समझ में आई होगी। किसी भी क्लास में किसी भी स्टैंडर्ड में अब एमओटी में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो को लगातार आप लोग अगर चीज़ें आपको समझ में आती हैं, बड़े अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ हम लोग केमिस्ट्री को बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए इजी कॉन्सेप्ट बनाकर लेकर आए हैं। तो अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।